और जो लास्ट में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, तो उसमें 2 से 3 चीज़ें बची। तो ये जल्दी से करके फिर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने 2024 तक की पूरी पीडीएफ अपडेट कर दी है, तो मैं बाहर रिसेप्शन पे मैडम को दे दूंगा, आप बोलना उनसे ले लें। ठीक है। 2024 तक के, 2014 से लेके 2024 तक के पूरे क्वेश्चन। आपको जो पीडीएफ हो सकता है पहले मिली हो, तो उसमें रिसेंट ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे वो ऐड नहीं थे। जो सर, नहीं टॉपिक वाइज नहीं है, यूनिट के बाद, यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक। ये यूनिट 10 की क्लास चल रही है, पेपर 1 में जो यूनिट 10 है, और अगली क्लास से यूनिट 9 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करना, शुरुआत में हम कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, बाकी अगली क्लास से नई यूनिट है, तो स्टार्टिंग से आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी जितना पढ़ाया जाए आपको या जितना हम डिस्कस करें, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो इसमें एक इनिशिएटिव लिखिए, ई यंत्र। 2 से 3 बचे हैं बस, क्योंकि क्वेश्चन मैंने देखकर पूछे गए। ये इस कैटेगरी में आ रहा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद ये डिस्कस करें। ई यंत्र 2012 में लॉन्च किया गया बाय आईआईटी बॉम्बे। 2012 में लॉन्च किया गया बाय आईआईटी बॉम्बे। और इस जो एप्लीकेशन को या इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, तो वो फंड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो लिख लें आप, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनहेंस द हायर एजुकेशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू रोबोटिक्स। टू एनहेंस द हायर एजुकेशन, टू एनहेंस द हायर एजुकेशन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस थ्रू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का यूज करके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हायर एजुकेशन को इनहेंस करना, प्रमोट करना। ठीक है। और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये इसका मकसद था। लिख लें, जो यंग इंजीनियर्स हैं उनको रोबोटिक्स सिखाई जाएगी इसके थ्रू, जिससे वो रोबोटिक्स का यूज करके फार्मिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस ऑल्सो, इसमें प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सके। यंग इंजीनियर्स को रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो प्रैक्टिकल लाइफ में फार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इशू और डिफेंस से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उनको सॉल्व कर पाए रोबोटिक्स का यूज करके। फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस। अगला लिखें, मूक आईटी। मूक
मूक आईटी, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय आईआईटी कानपुर इन 2014, 2014 में। मूक आईटी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्रिएटेड बाय आईआईटी कानपुर इन 2014, 2014 में बना गया है। मूक पर कोर्सेज चलते हैं कुछ ऑनलाइन, ये वाला, ये एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, इस पर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। हाँ, तो मूक पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मूक पर जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इन ऑनलाइन कोर्सेज को मैनेज करने के लिए ही मूक आईटी, ठीक है। तो मूक आईटी क्या करेगा, मूक आईटी विल मैनेज द ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ मूक। मूक का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, MOOC, मूक। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मूक प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन कोर्सेज रन होते हैं, इनको मैनेज करने के लिए अलग से ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मूक आईटी बोला है। मूक आईटी, आईआईटी कानपुर ने इसको स्टार्ट किया था। तो चाहे तो जो वीकली कोर्सेज चलते हैं, जैसे स्वयं पर कोर्सेज चलते हैं, क्वेश्चन आया था, स्वयं पर जो कोर्सेज चलते हैं, स्वयं जो पोर्टल है उस पर जो कोर्सेज चलते हैं, उनका ड्यूरेशन कैसे काउंट होता है? महीने के हिसाब से ड्यूरेशन काउंट होता है कि 3 महीने का कोर्स है या 6 महीने का कोर्स है या 1 साल का है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं जो पोर्टल है उस पर जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका जो ड्यूरेशन है, कोर्स का ड्यूरेशन है, वो कैसे काउंट होता है? वीकली काउंट होता है, मंथली काउंट होता है, या ईयरली काउंट होता है, या डे के अकॉर्डिंग काउंट होता है कि ये 50 दिन का कोर्स है या 60 दिन का कोर्स है, या वीक के अकॉर्डिंग 3 वीक का है, 4 वीक का है? तो वीकली कोर्सेज काउंट होते हैं वहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। वो स्वयं के जो कोर्सेज हैं वो वीकली काउंट होते हैं, 2 वीक का कोर्स, 3 वीक का कोर्स, ऐसे कोर्स ड्यूरेशन होता है। तो ये जो है मूक आईटी, चाहे तो छोटा कोर्स हो, स्मॉल या लार्ज, कैसा भी कोर्स हो, दोनों टाइप के कोर्सेज को ये हैंडल करता है। छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज और लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जैसे 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम्स, तो उनको भी ये हैंडल करेगा। तो मूक आईटी विल हैंडल बोथ द कोर्सेज वेदर इट इज स्मॉल और लार्ज। लिख लिया? अगला लिखें NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। आईआईटी खड़गपुर अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, जो लास्ट क्लास में बताया था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, थ्रू आईसीटी, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, NMEICT। तो ये NDL जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, ये किसके अंडर में काम करता है? इसके अंडर। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू
आईसीटी, आईसीटी का पता ही है आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या इसका चेक कर लेना, एक डिस्कशन तो हुआ है, इतना तो याद है, एक बार देख लेना, नहीं तो बता देना। हाँ, मूक में छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन से, किस पर्सपेक्टिव में? डिस्कशन हुआ है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार चेक कर लेना, मुझे बता देना, फिर कर लेंगे इसको। ठीक है, अलग से नहीं है, ठीक है, ठीक है, करो। ये जो है एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें आपको कलेक्शन मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का, रिसोर्सेस का। लिख लो, एनडीएल प्रोवाइड, एनडीएल प्रोवाइड collection of resources, NDL provides collection of resources, for example books, articles, video lectures, thesis, जो रिसर्च थीसिस है। ठीक है, लास्ट लिख लो ज्ञान, GIAN, GIAN, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स बाय IIT गांधीनगर। किसके द्वारा शुरू किया गया है? IIT गांधीनगर, 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस जो प्रेस्टिजियस वर्ल्ड के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेमस हैं, तो इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाहर के देशों के, इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना हायर एजुकेशन को लेकर, बोलते ना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ स्टडी। हाँ, जैसे जापान के साथ अभी डील हुई है बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो ऐसे ही इंडिया के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ग्लोबल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक नेटवर्क कोलैबोरेशन तैयार करना, जिससे कुछ स्टूडेंट हमारे वहाँ पे भेजे जाएं, वहाँ के कुछ हमारे यहाँ आए, तो जो स्टडी है, जो नॉलेज है, वो नॉलेज का शेयर हो एक के साथ दूसरे के साथ। तो ग्लोबल वाले अगर टीम आ रही है तो इंडिया के स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिले, और वहीं इंडिया की जो टीम जाएगी वो विजिट कर जाएगी। तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क है ज्ञान। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क्स, इंडिया के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कोलैबोरेशन जो वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, जिसे नॉलेज शेयरिंग हो सके। ठीक है, अब लिखें NEP 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
पहली बार NEP 2020 के लिए रिकमेंडेशन देने वाली कमेटी कौन सी थी? हाँ, 2016 में उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और बाद में कस्तूरी रंगन आए थे जिनकी कुछ रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया था नई एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए। तो लिख लें फर्स्ट कमिटी who recommended first committee that recommended NEP 2020 TSR Subramaniam 2016 TSR Subramaniam 2016 ये पहली कमेटी थी जिसने NEP 2020 बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी। उसके बाद 2 जून 2017 ये पहली कमेटी थी जिसने NEP लाने के लिए कहा था देश में कि नई शिक्षा नीति आए, और दूसरी जून 2017 में दूसरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। उस कमेटी को कहते हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ये जो इसरो ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ रह चुके थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एक्स इसरो चीफ, इन्होंने अपना ड्राफ्ट मई 2019 में गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया। इनको काम दिया गया था ना NEP 2020 डिजाइन करने के लिए, ये चेयरमैन थे। तो इन्होंने जो भी इनका परफॉर्मा था, जो भी इनका स्ट्रक्चर था NEP 2020 का, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करके गवर्नमेंट को दे देते हैं ये मई 2019। ड्राफ्ट सबमिट कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को NEP 2020 का। और जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अप्रूव कर देती है। जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस NEP 2020 को अप्रूव कर देती है। तो NEP 2020 को काउंट करके अब तक इंडिया में टोटल 3 शिक्षा नीति आ चुकी है, 3 आ चुकी है NEP 2020 को काउंट करके। इससे पहले 2 कौन सी थी? 68 और 86। टोटल 3। हाँ समझ गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये नेशनल एजुकेशन। तो अब ये थर्ड NEP है, NPE जो भी है, ठीक है। तो टोटल 3 आ गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि NEP 2020 ने कौन सी NEP को रिप्लेस किया? 86, ठीक है। अब लिखें 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ NEP 2020। पांच स्तंभ कौन से हैं NEP 2020 के? 5 फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ
NEP 2020। तो फर्स्ट वन इज एक्सेस, एक्सेस कर पाना एजुकेशन को, एक्सेस। फर्स्ट वन इज एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब है कि सभी चिल्ड्रन एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त कर पाए। तो लिखो, ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू इक्वालिटी एजुकेशन। ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू इक्वालिटी एजुकेशन। ये पहली बात है जिसका ध्यान रखा गया NEP 2020 को डिजाइन करते समय। दूसरा पिलर लिखें, सेकंड, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, बराबर। तो विथआउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो शिक्षा पा सके। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। स्कूल से किसी भी स्टूडेंट को ये कहकर नहीं लौटाया जा सकता कि आप इस रीजन से हो, या आप ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप ये जाति से हो, आप इस धर्म से हो, आपका कलर ब्लैक है आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप गोरे हो आपको अलाउ नहीं करेंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्टूडेंट्स। सबको शिक्षा पाने का समान अवसर दिया जाएगा। अब वो पढ़े ना पढ़े वो उसकी जिम्मेदारी। ठीक है। तो इक्विटी में लिख लो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। पर आजकल का ट्रेंड देख के तो लग रहा है कि एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी कमी है, क्योंकि बाकी सारी चीजें देखो डिमोटिवेट हो जाते होंगे ना बहुत से लोग। तो हाँ, तो चाय की तरफ इशारा कर रहे हो ना। पर पता है कहीं ना कहीं लगता ही है हमें कि जो है एक रात में सफलता मिल गई, पर संघर्ष तो कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। हाँ, किसी का लक बाई चांस होता है। हाँ, हाँ, ठीक ठीक, समझ गया मैं। इंस्टा वाला लाइफ है ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। पर क्या, कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना स्टोरी है, सब अपना अपना संघर्ष बताएंगे। ये तो बताएंगे ही ना जब फेमस होंगे तब। सक्सेस हो जाते हैं लोग तो स्टोरी जो है अपडेट करते हैं फेसबुक पे यहाँ। एक किसी ने किया होगा कि मैंने ऐसे पढ़ाई की थी तब मैं सफल हो पाया। अब कोई ऐसा ही आ, आ, था, उसने कमेंट कर दिया कि मैं भी अगर सफल हो गया ना तो कसम से मैं सबको बोलूंगा कि मेरी माँ जो पूजा के टाइम पर अगरबत्ती जलाती थी ना, मैं उसकी रोशनी में पढ़ता था। इस लेवल का है। ठीक है, तीसरा पिलर है क्वालिटी। थर्ड वन इज क्वालिटी, गुणवत्ता। तो ऐसी क्वालिटी देनी है एजुकेशन में, ऐसी क्वालिटी देनी, हंसेगा नहीं कोई, ऐसी क्वालिटी देनी है कि हमारी एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच कर पाए। डिसाइड तो कर लिया। अब फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी है भारत की, IAS IPS, अब ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में कहाँ तक इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। एक स्टैंडर्ड तो तैयार कर दिया ना हमने कि हम देंगे, सरकार तो इतना ही कर सकती है। बीच में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में कोई प्रॉब्लम करे तो वो बात अलग है। फिर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लीकेज, ब्लू फॉल्स, बहुत सारे आ जाते हैं, तो वो चीजें हो नहीं पाती। पर करेंगे तो कर रहे हैं, शायद 2020 में आई, 25 तो आई है। ठीक है। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि बच्चे खुश जरूर हो गए आजकल के जो स्कूल वाले हैं ना, बोले फिजिक्स अच्छी लगती थी उसके साथ मैं म्यूजिक लूंगा। समझ रहे, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन।
कुछ भी सब्जेक्ट चूज करो, आपको जो पसंद हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, उसके साथ आप चाहते हो कि मैं एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ूंगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, है ना, वेक्टर एनालिसिस, ये सब पढ़ूंगा, ले लो, आपकी मर्जी, आपको पसंद है तो ये कर दिया आप। अब तो शायद कोई आईपी मैट ऐसा कुछ था शायद बीएड की जगह पे, मैंने सुना था न्यूज में, आई मैट आईपी ऐसा कुछ, बीएड भी खत्म कर रहे हैं। तो ये एनईपी 2020 के बिहार पर बीएड की जगह पर आईपी मैट, एक बार चेक करना, भूल रहा हूँ मैं, आईपी मैट आई मैट ऐसा कुछ करके था, आई आई टैप, मुझे क्या पता, आपको टीचर बनना है, आपको बनना है ना टीचर, तो बीएड तो चाहिए होता है उसके लिए, जहां तक सुना है मैंने। सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए या अपना कुछ भी कहीं भी पढ़ाने के लिए बीएड तो चाहिए स्कूल के बच्चों को पढ़ाने। हमारा क्या, हमारा टाइम निकल गया, 2014 में यूजीसी नेट दिया था, अब आप सोच लो 25 है, खत्म। ठीक है, तो अगला पिलर लिखो, एफोर्डेबिलिटी। क्वालिटी के बाद एफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी में क्या लिखना है, एजुकेशन इस लेवल की हो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करे, enhancing the quality of education to meet global standards। अगला है अफोर्डेबिलिटी, ऐसा ना हो कि कुछ परिवार या कम्युनिटी इसी भी सोच विचार में बैठे हुए हैं कि हम तो एजुकेशन ले नहीं सकते, इतना खर्चा है इसमें, तो एजुकेशन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी का कोई भी सेक्शन हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, वो उस तक एजुकेशन पहुंच पाए, ये एनईपी 2020 का एक ऑब्जेक्टिव। जो 6 पिलर हम डिस्कस, 5 पिलर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक पिलर ये है कि किसी भी वर्ग का स्टूडेंट हो, किसी भी सेक्शन का स्टूडेंट हो सोसाइटी का, वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए, वो उसे ये ना सोचना पड़े कि इसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊं, उसको एजुकेशन मिल जाए, ये है अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मेकिंग एजुकेशन अफोर्डेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लास्ट है अकाउंटेबिलिटी, स्कूल कॉलेज की भी तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अकाउंटेबिलिटी, तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी वाली एजुकेशन डिलीवर कर पा रहे हैं, इसके लिए उन्हें अकाउंटेबल बनाओ कि अगर नहीं करेंगे तो जवाब उनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना किसकी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन, टू डिलीवर क्वालिटी एजुकेशन। Fix the accountability of higher educational institutions to deliver quality in education, to deliver quality in education। अब अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि आपको क्वालिटी वाली एजुकेशन नहीं मिल रही है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली, क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई। ठीक है, क्या हुआ, क्या ठीक है, ये पिलर हो गए। अब लिखें रिफॉर्म्स अंडर एनईपी 2020, कौन कौन से सुधार हुए, इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स अंडर एनईपी 2020। इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स अंडर एनईपी 2020। मेन सब्जेक्ट कौन सा है आपका, कॉमर्स है आपका, बड़ा लेंथी सब्जेक्ट, आपका कौन सा है, पहला लिखें फर्स्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन,
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कितने से कितने साल तक? 6 से 14? पक्का? इसमें 18 तक कर दिया। क्या? वो तो राइट टू एजुकेशन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मतलब एक लिमिट एक्सीड कर दी है, 18 तक हम प्रयास करें। बाकी जो आप बोल रहे हो ना 6 से 14, वो राइट टू एजुकेशन वो तो हमें मिलेगा। राइट टू एजुकेशन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। स्टेट, ओनली स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स और द जो उस स्टेट के रहने वाले हैं बिटवीन द एज 6 to 14 ईयर्स। अब ये एक्चुअली में ये राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट बना दिया। अब सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार को देना ही पड़ेगा। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका कोई भी वायलेशन नहीं कर सकता, न तो सरकार न कोई सिटीजन। अब जब फंडामेंटल राइट 2002 में बनाया इसको, 2002 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बना दिया, दैट मीन्स अब सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगी। अगर नहीं दी तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि हमारे यानी कि जो सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, उनके इस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अगर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, people can approach Supreme Court or High Court directly. Supreme Court has a right under Article 32, High Court has a right under Article 226. वो रिट इशू कर सकते हैं, सरकार से जवाब मांग सकते हैं आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये फंडामेंटल राइट है, और ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट 2002 में बना। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 नाम का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, राइट टू एजुकेशन। ये तो कंपलसरी है। एनईपी में बोला गया है 18 तक प्रयास किए जाएंगे, आगे हो सकता है कंपलसरी कर दिया जाए, लेकिन अभी आप इसको ऐसे समझ सकते हो पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट चेक करके देखेंगे हम दे भी पा रहे हैं या नहीं। तीन साल का तीन तो नहीं है। अर्ली एजुकेशन तो चल ही रही है ना हमारे यहाँ इंडिया में, जो आंगनवाड़ी सेंटर है वो इस पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन किस लिस्ट में आती है? एजुकेशन किस लिस्ट में आती है? स्टेट, कॉन्करेंट या यूनियन, दोनों काम कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री वाला जो है और चाइल्ड का केयर करना, उस पे स्टेट काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वाले जो सेंटर चलते हैं ना मोहल्ले में, वो उस पे काम कर रहे हैं, उनको प्ले ग्रुप जैसा माहौल देने के लिए। और एक बार चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे पता है 3 साल तो एग्जैक्ट तो लिखा नहीं है एनईपी में, एक बार देख लेना। बाकी ये जो अर्ली एजुकेशन है ना, अर्ली एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर, इसके लिए सरकार काम कर रही है, आंगनवाड़ी सेंटर चल रहे हैं इसके। 306? अच्छा, 3 साल से लेके 6 साल तक, और 6 में उसे स्कूल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से लेके 18, जिसमें नोट करके लिख लें 14 तक कंपलसरी। ग्लोबल, सेकंड, ग्लोबल एजुकेशन गोल रखा गया। सेकंड है इसका रिफॉर्म, ग्लोबल एजुकेशन गोल। ग्लोबल एजुकेशन गोल यानी कि ग्लोबल लेवल की एजुकेशन इंडिया में मिलने लगेगी, तैयार रहना। और 5 साल ही बचे हैं बस, 5 साल में हो जाएगा सब, 2030 तक। फैमिली में और आ जाएंगे एजुकेशन के। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन से रिलेटेड कौन सा एसडीजी है?
फोर्थ है ना। तो ये जो रिफॉर्म रखी गई है ना एनईपी 2020 में, ये बेस्ड ऑन SDG 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17। इस पर क्वेश्चन आता है लेकिन यूनिट 9 में आता है, तो आगे हम पढ़ेंगे। टोटल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 17। कब बनाए? 15 से 30 तक चलेंगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पहले क्या कहा जाता था? MDG। रिप्लेस किया था। मतलब किस नाम से गोल्स चलते थे? MDG नाम से, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। उसमें कितने थे? 8 थे सन 2000 में, क्योंकि मिलेनियम ईयर था, वहां से शुरू हुआ था 2000 से 2015 तक। 15 में उसे खत्म होना था, तो उसकी जगह पर फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए 2030 के लिए, फिर 15 साल के लिए, और इनका नंबर कर दिया बढ़ाकर 17। उनका था 8। ये इन्वायरमेंट वाली यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक। अभी फिलहाल याद रखो, जो सेकंड रिफॉर्म पर फोकस किया गया है एनईपी 2020 में, वो है ग्लोबल एजुकेशन गोल रखा गया है। और ये इससे हम प्रेरित हैं। हमें मोटिवेशन कहाँ से मिला? इससे। जबकि ये 2015 से चल रहा है, हमें मोटिवेशन अब मिला था 2020 में। और 2030 तक हम अचीव कर लेंगे इसको, ऐसा मानना है। ठीक वैसे ही हम इसको अचीव कर लेंगे जैसे 2022 तक हमने फार्मर की इनकम डबल कर दी थी, 2022 तक हमने हाउसिंग फॉर ऑल कर दिया था, सभी के लिए घर दे दिया था। वैसे ही हम इसको भी अचीव कर लेंगे, ठीक है। भरोसा रखें आप सरकार। तीसरा रिफॉर्म देखें जिस पर फोकस किया गया। एक्चुअली एनईपी 2020 में कहा गया कि जो MHRD है उसको हम बदल देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर देंगे, है ना। तो नाम बदलने का सिलसिला पुराना नहीं है कोई, अभी भी बदला जा रहा है, ठीक है। तो एक रिफॉर्म उन्होंने कंसीडर किया है, जो डॉक्यूमेंट में लिख लो, जो मिनिस्ट्री है उसको रीनेम कर दिया गया है MHRD, इसका नाम बदलकर MOE कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है एनईपी 2020 में, जो कहा गया। अभी पता नहीं कौन सी जगह का नाम बदल रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में कुछ है, क्या है, बुद्ध पार्क है या ऐसा कुछ है, उसका नाम रख रहे हैं शिवालय पार्क। शिवालय पार्क, ठीक है। लास्ट लिख लो कि भाई भारत की जितनी GDP होगी ना, उस GDP का हमेशा 6% पैसा हम खर्च करेंगे एजुकेशन पे। मतलब PPP मॉडल पे। हाँ, PPP मॉडल, PPP मॉडल, ठीक है। इसमें क्या लिंक करेंगे आप? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स। रिसर्च में तो चल ही रहा है ऑलरेडी, रिसर्च में तो प्राइवेट वाली जो कंपनी है वो फंडिंग कर ही रही। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर हम इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे हायर एजुकेशन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे PPP मॉडल फॉलो किया जा रहा है? रेलवे में कहां पे? नहीं, ऐसा कोई काम हो रहा है देश में जिसमें सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, वो लोगों के बीच में फेमस किस तरीके से है? गवर्नमेंट कॉलेज के, और रन कर रहे हैं प्राइवेट वाले, ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाने। ये पता नहीं क्वालिटी के चक्कर में बैलेंस शीट्स के साथ क्या करें, है ना। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पूछ रहे हैं कुछ? जैसे अरे टोल प्लाजा चलते हैं ना, पीपीपी मॉडल पे चलते हैं। जितने भी टोल टैक्स बने हुए हैं ना, सरकार कुछ नहीं बनाती। सरकार एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, कंपनी से कहेगी इसको पूरा रोड को भी बनवाते हैं, रोड भी बनवाते हैं, टोल प्लाजा भी बनवाते हैं। बोलते हैं फिर रोड में जितना खर्चा आया, जब तक वो खर्चा आप वसूल ना कर लो तब तक टोल आपका। और जब आपको लगे कि आपका रोड में लगाया हुआ पैसा वसूल हो गया है इंटरेस्ट के साथ, तब ये टोल प्लाजा हमें दे देना, सरकार को दे देना। अब क्या करते हैं, इनकम के चक्कर में प्राइवेट कंपनी वाले ये अपनी बैलेंस शीट में लॉस दिखाते रहते हैं। फिर अभी तो हमने वो अर्न ही नहीं कर पाया पैसा जितना हमारा लगा था। इसलिए कभी देखा है आपने कि कोई टोल फ्री हो गया हो? सरकार के अंडर में आ जाएगा टोल तो या तो फ्री हो जाएगा या प्राइस मिनिमम हो जाएगा। वो तो कुछ नहीं हुआ, बाइक पे और वो टोल टैक्स लग गया। बाइक पे भी टैक्स है अब। अगर हाईवे पर बाइक से जा रहे हो तो उसका भी पर्ची कटेगा अलग से, टोल टैक्स है बाइक का भी, टू व्हीलर का। ठीक है, तो नया भारत है ये, समझ देखा नहीं है ना? अभी कहाँ से देखोगे आप गए ही नहीं होगे अभी जाना था। हाँ अभी पूरी जगह पे, हर जगह नहीं, पता नहीं, मैं तो गया नहीं। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत में हर जगह नहीं करेंगे ना, नहीं तो बवाल हो जाएगा एक साथ। लेकिन कुछ जगह है, मैंने न्यूज में देखा था, अखबार में आया। वहीं जाओगे आप? आई थिंक बैंगलोर जाना आप। क्या बात करो, एक व्यक्ति ना लंदन से और यहाँ गुजरात अपनी कार से आया, 1 करोड़ रुपए लगे, 1 करोड़ का खर्चा कर दिया। बाइक से नहीं, सॉरी कार से। हाँ हाँ, 1 करोड़ रुपए लगे। वहाँ होता क्या है एक्चुअली, अगर घर खाली करना है ना तो सामान नहीं ले जा सकते। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, यहाँ पे ना, जैसे आप जॉब करने गए, अगर आपका कोई रिलेटिव कर रहा हो तो और कंफर्म कर लेना। अगर जॉब करने गए और आपको अब देश छोड़कर दूसरे देश में जाना है, आपको कंपनी ने दूसरे देश में भेज दिया है, तो आप उस सामान को नहीं ले जा सकते। क्या करना होगा, आपको लॉस ना हो तो वहाँ रूल है कि जब भी आप जा रहे हो उससे 7-8 दिन पहले पूरा सामान निकाल कर घर के बाहर रख दो, और उस पर जैसे नीलामी होती है ना, वैसे चिट लगा दो आप, इतने इतने प्राइस का है, जो इंटरेस्ट होगा उतना पैसा देकर उसे ले जाएगा। अगर उतने दिन में सेल नहीं कर पाए आप, तो दिल्ली जैसी एमसीडी वहाँ की भी है, वो गाड़ी लेकर आएगी और पूरे सामान को ले जाएगी, चाहे आपका BMW हो, कुछ सब नगर पालिका। दूसरे देश में नहीं बेच दो, नहीं बेच पाए, जब तक आपको जाना है तब तक नहीं बेच पाए तो एमसीडी ले जाएगी। ये अगला लिखें, रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। अगला हेडिंग लिखें, रिफॉर्म्स इन स्कूल एजुकेशन। अंडर NEP 20 स्कूल एजुकेशन में खासकर क्या रिफॉर्म की गई इसके द्वारा? जो 10+2 स्ट्रक्चर चलता था वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया है। पहला रिफॉर्म लिखो, जो 10+2 वाला सिस्टम चलता था वो अब बन गया है 5+3+3+4। इसमें लिखें 5 इयर्स का क्या मीनिंग है, 5 इयर्स का क्या मीनिंग है?
इसमें प्री स्कूल और ग्रेड 1 और 2 शामिल है, यानी कि प्री स्कूल एकदम स्टार्टिंग वाला और क्लास 1 और क्लास 2, प्री स्कूल एंड ग्रेड 1 कॉमा 2, इसे फाउंडेशनल स्टेज बोला गया। ठीक है, तो पहली जो ये जो 5 है, ये है फाउंडेशनल स्टेज 5 साल की, जिसमें प्री स्कूल आएगा आपका, इनिशियल लेवल वाला, प्ले ग्रुप वाला, प्लस इसके साथ क्लास 1 और 2, ये बन गया आपका 5 साल का फाउंडेशन। 5 साल का फाउंडेशन, ये स्ट्रक्चर फॉलो हो। ठीक, दूसरा लिखें 3 इयर्स का क्या मतलब है। 3 इयर्स, इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला है, प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 से 5 तक, क्लास 3 से 5 तक ये सेकंड स्टेज है, 3rd क्लास से 5th क्लास तक। फिर लिखो दोबारा 3 साल, मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज 6 से 8 तक, 6 क्लास से 8th क्लास तक आएगा मिडिल स्टेज, 6 क्लास से 8th क्लास तक आएगा मिडिल स्टेज। और लास्ट में 4 इयर्स, तो सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स वाला सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज कहां से कहां तक था, ये 9 से 12, क्लास 9 से 12 तक। 10+2 वाला स्ट्रक्चर है, 5 3 3 +4 में कर दिया है। नोट करके लिखें, जब तक बच्चा क्लास 5 तक रहेगा तब तक उसको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, रीजनल लैंग्वेज टिल अप टू क्लास 5th, रीजनल लैंग्वेज अप टू क्लास 5th, क्लास 5th तक जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी उसको। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड, कक्षा 6 के बाद या कक्षा 6 के साथ ही क्लास 6th ऑनवर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लास 6th ऑनवर्ड वोकेशनल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड। वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम क्लास 6th, 6वीं क्लास में जब बच्चा एडमिशन लेगा ना, तब से उसे वोकेशनल ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज समझते हैं क्या, स्किल बेस्ड, कुछ सीखे बच्चा जिससे वो अपना भी काम कर सके आगे जाके। 100% तो हर जगह नहीं होता, लेकिन हो रहा है। अब सरकार फंड देगी, अधिकारी चेक करने आएंगे, तो नाम के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब हेडिंग लिखें, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर एनईपी 20, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन अंडर एनईपी 20। तो 4 साल का बैचलर डिग्री विथ एग्जिट ऑप्शन, बीच में क्विट कर सकते हो।
3 साल की डिग्री में पहले छोड़ देते थे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद, तो हाथ में कुछ आता था नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब 4 इयर्स का बैचलर्स डिग्री कर दिया है और एग्जिट का ऑप्शन कर दिया है। आप बीच में अगर क्विट भी करते हो ना, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा या फाइनल करोगे तो डिग्री मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आपने जितने साल भी दी हैं हायर एजुकेशन में, उसका प्रूफ आपके पास रहेगा और उसका फायदा आप उठा सकते हैं आगे। तो पहला पॉइंट लिखें, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स। 4 इयर्स बैचलर्स प्रोग्राम विथ एग्जिट ऑप्शन। 4 इयर्स बैचलर प्रोग्राम्स विथ एग्जिट ऑप्शन, यानी कि आप बीच में भी क्विट कर सकते हो, एग्जिट ऑप्शन। ठीक है। सेकंड, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। बहुत सारे एंट्री के और एग्जिट के पॉइंट बनाए गए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, एडमिशन लेने की और रनिंग एजुकेशन को क्विट करने के बहुत सारे स्टेजेस पॉइंट बनाए गए हैं। आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, कभी भी रनिंग एजुकेशन को छोड़ सकते हो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें इसी के अंदर, कितने साल पढ़ने पर क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट लिखें, आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने हायर एजुकेशन 1 साल कर ली है, जैसे मान लो आपने 4 साल की डिग्री में एनरोल कराया और आपने फर्स्ट ईयर पास कर लिया, सेकंड ईयर में किसी भी कारण से आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो 1 साल हो गया, तो आफ्टर 1 ईयर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल का। आफ्टर 1 ईयर क्या मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस बिहाफ पे आप आगे कुछ भी कर सकते हो, या मतलब आप ये प्रूफ रहेगा कि हाँ 1 साल में जो हमने पढ़ा उसमें कुछ सीखा, तो उसके बिहाफ पे अगर हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट होगा यूनिवर्सिटी का 1 साल। ठीक। सेकंड पॉइंट लिखें, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, अगर 2 साल आपने डिग्री पढ़ ली है तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। अगर 2 साल पढ़ के छोड़ दी डिग्री तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा 2 साल का। ठीक है। फिर लिखें आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल में वही मिलेगा जो अभी मिलता आया था। 3 इयर्स के बाद मिलेगी आपको बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री, और अगर 4 साल पूरे कंप्लीट किए तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च। अगर 4 साल पूरे कंप्लीट किए हैं तो बैचलर्स विथ रिसर्च। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मास्टर्स तो करनी पड़ेगी ना। अभी तक तो ये होता था, अगर ऑनर्स डिग्री की आपने 4 साल वाली, तो मास्टर्स भी ऑनर्स में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन 2 साल की रहेगी ना। ऐसा नहीं है, वैसे एक बार चेक कर लें, मास्टर्स 1 साल की कहाँ होती है, सुना है।
एक ही साल का कंफर्म? क्योंकि वहाँ बीएड में भी उन्हें रिलैक्सेशन मिल गया टाइम का, इधर मास्टर्स में भी रिलैक्सेशन। बस अभी रुक जाओ, और कितना चाहोगे? अच्छा सही। हाँ हाँ। ओके ठीक है ठीक है। ठीक। हाँ तो वो सही बता रहे होंगे, आपके एक परसेंटेज क्राइटेरिया फिक्स कर रखा होगा लेटरल एंट्री टाइप का, कि अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो नेट। लेकिन बात तो वही हो गई, फिर नेट के बाद प्रोफेसर बनना है तो मास्टर करो। ठीक है, पहला हो गया, सेकंड हो गया मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, थर्ड लिखो। एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया, पता नहीं करते ही क्यों थे, जब पीएचडी करनी थी दोबारा से। एमफिल प्रोग्राम डिसकंटिन्यू, एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगला लिखें फ्लेक्सिबल करिकुलम, चूज सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। फ्लेक्सिबल करिकुलम कर दी है, पाठ्यक्रम अपने अकॉर्डिंग ही अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको उन नंबर उतना ही रखना है आपको, बस सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी रुचि के हिसाब से अपने विषय का सिलेक्शन कर सकते हो आप। एक कमीशन बनेगा जिसे हम कहेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। अगला पॉइंट, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। It will replace UGC and AICTE. It will replace UGC and AICTE. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। इट विल रिप्लेस यूजीसी एंड AICTE। इस पर काम चल रहा है। ठीक है, लास्ट टॉप लिख लो बस। रिफॉर्म्स अंडर टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग में क्या सुधार किए गए जो टीचर पढ़ाए। रिफॉर्म्स अंडर टीचर्स ट्रेनिंग, रिफॉर्म्स अंडर टीचर्स ट्रेनिंग। अंडर NEP 20, NC लिखिए, पहला पॉइंट लिखें NCFTE, NCFTE NCFTE फुल फॉर्म नोट करें इसका, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो ध्यान रखना, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। काम क्या होगा,
तो एक तो रिक्रूटमेंट करवाना टीचर्स की रिक्रूटमेंट करवाना और प्रमोशन के लिए सजेस्ट करना नाम। एक ये बनेगा NCFTE। इसका काम क्या होगा, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करवाना, और फिर जब उनका एक्सपीरियंस हो जाए तो आगे यही बॉडी उनका नाम सजेस्ट करेगी प्रमोशन के लिए। ये दोनों काम इसके। कौन सा? नहीं, नाम ये नहीं था ना, यही नाम था, पर इसमें दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की बात है। जो प्रोविजंस हैं और जो पॉइंट्स हैं उनमें कुछ चेंज किया है। प्रमोशन, टीचर्स का प्रमोशन, किसको प्रमोशन दिया जाए किसको नहीं। जो स्कूल में पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, PSA को आधी सैलरी दे देते हैं, उनका प्रमोशन होगा या नहीं होगा? उनका हो जाएगा, उनका हो। अगला लिखें NPST। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। 2022 में बन गया, ये 2022 में बन गया। और ये टीचर्स की, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उनकी जो स्टैंडर्ड है, टीचिंग स्टैंडर्ड, उसको मेंटेन करें। NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर 2022 में क्रिएट कर दिया गया है इसको। ये क्या करेगा, टू मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स, टू मेंटेन हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स। फिर लिखें NITE। अगला NITE नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर्स एजुकेशन कुछ नहीं है, जो टीचर ऑलरेडी जॉब में आ गए उनको अपने अपने सब्जेक्ट में टाइम टू टाइम अपडेट कराने की ट्रेनिंग देना, ये इसका काम। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग विद द अपडेटेड सिलेबस। टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में जो अपडेट्स हुई हैं। समझ आ रहा है आपको? आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आपके सब्जेक्ट में क्या अपडेट्स हुई हैं, तो ट्रेनिंग के मॉड्यूल चलाए जाएंगे इसके द्वारा, जिसमें ग्रुप ऑफ टीचर्स को एक साथ बुलाया जाएगा। अगर साइंस स्ट्रीम का है तो साइंस वाले ग्रुप को बुलाया जाएगा, और साइंस फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं हाल ही के दिनों में, उनसे उन्हें अवगत कराया जाएगा, अवेयर कराया जाएगा, जिससे वो आने वाली क्लास में बच्चों को भी वो जानकारी दे पाए। समझ गए? ये काम होगा इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर। फोर्थ लिखें, 4 इयर्स B.Ed प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर दिया। 4 साल का B.Ed प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हो गया? पहले होता था ना, NEP 2020 के ब्याह पे 4 साल का B.Ed जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अभी बताओ आप कर क्या रहे हो, आप कौन सी क्लास में? इनके क्वेश्चन हर क्लास से रिलेटेड हो। बताओ कौन सी क्लास में हो? ग्रेजुएशन हो गया आपका? ना बताएं, अभी आप स्कूल में हो? मास्टर्स कंप्लीट हो गए?
अगला लिखें, रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे अगर वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू रूरल एरियाज स्टूडेंट्स, प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू रूरल एरियाज स्टूडेंट्स फॉर 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड। 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड के लिए गांव में रहने वाले, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है, लास्ट इंटीग्रेटेड बीएड 4 ईयर्स बीएड। लास्ट में बस लिख लो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कंपलसरी किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के लिए भी और प्राइवेट स्कूल के टीचर के लिए। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट कंपलसरी होगा, ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, इवन प्राइवेट स्कूल में अगर टीचिंग करनी है तब भी आपको टेट देना होगा। यूपी में सुनने में आया था। आप, क्या नाम है आपका? सचिन। आप, समझ आया ना? एक बार देख लो जहां से आपने लिखना शुरू किया था, किसी भी टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है ना? ये कहां से स्टार्ट होता है? उधर ना बंद हो जाए, रिमोट से होता है। देखो ये वाली पीडीएफ तो आपको कोचिंग से मिली होगी। ये वाली आपको कोचिंग से मिली होगी, है ना? लेकिन इसमें ना हाल ही के सालों के जो क्वेश्चंस हैं वो अपडेट नहीं हुए। ये मिल जाएगी आपको। और मैंने क्या किया है, ये जो पीडीएफ बनाई है आपके लिए, इसमें मैंने आपकी कोचिंग वाले क्वेश्चंस तो इंक्लूड किए ही हैं, साथ ही साथ 2020 के बाद 21, 22, 23 और 24 ये भी अपडेटेड है, दोनों लैंग्वेज, बाई लैंग्वेज। तो आप दोनों को ही चेक कर लेना। आप मुझे एक बार बता दो, क्योंकि आगे यूनिट 9 की हमें पढ़नी है। जब आप पीवाईक्यू का पीडीएफ लेना चाहोगे तो आप मतलब कैसी पीडीएफ चाहते हो, कि क्वेश्चंस पहले सारे हों और एकदम लास्ट वाले पेज पे जाके आंसर की हो, या ऑप्शन के साथ अंडरलाइन करें? एकदम लास्ट में, ठीक। तो ये आपको अपडेट होके मिल जाएगी कल, क्योंकि इसमें मैंने आंसर अंडरलाइन कर रखे हैं, क्योंकि जब मैं ईवीएस का कोशिश करूँगा, कर दूंगा वैसे, कोई नहीं।
क्योंकि ये खुद मैंने ही बनाया था, रात को बैठा था मैं। ठीक, सिलेबस में जिस क्रोनोलॉजी में आपके टॉपिक मेंशन है उसी इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई इशू। अभी थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से घर से यहाँ से जाने के बाद आप दोनों को छोड़कर, ठीक है, सब लोग प्लीज इन सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें, जो भी डाउट होंगे आप पूछेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी दे दूंगा बाहर जाकर। अरे नहीं, फोन की कह रहा हूँ, मतलब मैं नहीं दे सकता ना आपको, क्यों क्यों, मैडम दे देंगी ना, मैडम को मैं, ठीक है। ये देखो जैसे एक क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा रिव्यू कर लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है? अब हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्रधानमंत्री तो चेयरमैन होते हैं योजना आयोग के, लेकिन वो जाते कहाँ है काम करने? रियल में काम कौन करेगा? डेप्यूटी चेयर, ठीक है। तो डेप्यूटी चेयरमैन ही रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड होता है प्लानिंग कमीशन का, योजना आयोग का। ये वही योजना आयोग है जिसने देश में 5 ईयर प्लान चलाए, 12 पंचवर्षीय योजना चलाए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपका, आगे देखें। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट, ये सब पता है आपको। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, और विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड की है शायद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा स्टेट के अंडर में आती है। तो कुरुक्षेत्र वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब सही हो जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन चूज कर दिया गया है यहाँ, ठीक है। ए में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड सही हो। आगे देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज एडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट? कौन सी यूनिवर्सिटी को मेटा यूनिवर्सिटी, मेटा यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को किस यूनिवर्सिटी में इंप्लीमेंट किया गया है हाल ही के दिनों में? दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेटा यूनिवर्सिटी क्या होता है? यानी कि इन हाउस कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इन हाउस कोर्सेज, और वो भी एडवांस और अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसके बिहाफ पर, या अपडेटेड करिकुलम के बिहाफ पर कोई भी यूनिवर्सिटी रन करती है तो मेटा यूनिवर्सिटी, यूजीसी देती है ये स्टेटस। हाँ, यूजीसी मेटा यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर देती है। तो हाल ही के दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है, ये हमने शुरू में पढ़ा था जब हम ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये सब देख रहे थे। उसी में फेक यूनिवर्सिटी का भी देखा था, फर्जी विश्वविद्यालय, है ना, जो यूजीसी के सेक्शन कौन से, किस सेक्शन के तहत रूल को फॉलो नहीं करते हो वो उन्हें फर्जी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, बताओ, चेक करके देखो। अच्छा इसे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन, पहला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाया गया। बी, दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, भारत के राष्ट्रपति विजिटर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सही बात है। तीसरा, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट का बोर्ड है उसमें कुछ लोगों को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। जब वो चांसलर के पद का है, चांसलर की पोस्ट का है, तो वो बिल्कुल करेगा। फोर्थ,
द प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और कोर्ट। कभी भी राष्ट्रपति का मन करेगा तो यूनिवर्सिटी का मीटिंग बुला लेगा ना, तो ये तो गलत है, फोर्थ वाला गलत है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है, सही है, सी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओकेजनली कभी भी मन करेगा वो जो बोर्ड है मैनेजमेंट का तो उसकी मीटिंग नहीं बुला सकता। अगला देखिए, ये हमने पढ़ा था ये सीईसी के बारे में पिछली क्लास में। द ई कंटेंट जनरेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैज बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो चल रहे हैं उनके लिए ई कंटेंट जनरेट करना, ये किसको दिया गया था काम, तो सीईसी को दिया गया, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। जब ये एनपीटीईएल वगैरह पढ़े थे ना हमने लास्ट क्लास में, तब सीईसी के बारे में पढ़ा है, नोट किया होगा, देखो। Which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under the UGC Act 1956? निम्नलिखित में से वो कौन से संस्थाएं हैं जो यूजीसी अधिनियम 1956 के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं? ए, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बी, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब राज्य वाली विधायिका की बात हो रही है, पार्लियामेंट सेंटर का हो गया, लेजिस्लेचर राज्य की हो गई। सी, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाषाई आधार पर जो जनजातीय समुदाय है उनके द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं, क्या उनको अधिकार है डिग्री देने का? डी, एन इंस्टीट्यूशन विच इज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, क्या वो डिग्री दे सकते हैं? वो डीम्ड यूनिवर्सिटी तो देते हैं ना खुद का कुछ ऐड करके। तो यहाँ देखो आप, ए सही है, पार्लियामेंट, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, और लेजिस्लेचर के द्वारा जो इस्टेब्लिश किए हैं उसमें राज्य के विश्वविद्यालय आ जाएंगे, और डीम्ड आई जाएंगे। तो ये ए बी डी हो जाएगा, सी नहीं होगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के द्वारा कोई विश्वविद्यालय बनाया जाता है, वो डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं। ठीक, यूजीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। कौन कौन से उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यूजीसी की स्थापना की गई थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में? ए, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन। बी, identifying and sustaining institutions of potential learning, capacity building of teachers, or providing autonomy to each and every higher educational institution in India। क्या यूजीसी सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दे रहा है? करेक्ट आंसर चूज करना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताना। ऑटोनॉमी देता है यूजीसी हर इंस्टीट्यूशंस को, सबको कहाँ देता है? नहीं तो ऐसे तो जैसे दुकानें खुल रही हैं ग्रेटर नोएडा में इंस्टीट्यूशंस की, वो सब ऑटोनोमस हो जाए, चाहे गलगोटिया हो, जीएल बजाज हो, कोई भी हो, समझ रहे हैं? तो ये है, तो ध्यान रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता करेगा, और पोटेंशियल लर्निंग को भी, कैपेसिटी बिल्डिंग को भी, ठीक है, ऑटोनॉमी वाला सही, स्वायत्तता नहीं। भारत के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता प्रदान करना, ये यूजीसी के ऊपर। रूसा क्या है? ये देखो आप ऑप्शन पढ़ो इसके, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, क्या है रूसा? हाँ जी, अच्छा जूम करना है, एक सेकंड।
improve the overall quality of state institution, to ensure adequate availability of quality faculty, अच्छी faculty मिले, और to create new institutions through upgradation of existing autonomous college, or to downgrade universities with poor infrastructure into autonomous college, कमजोर बुनियादी ढांचे वाली विश्वविद्यालयों को घटाकर ऑटोनोमस महाविद्यालय बना देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो ये रूसा जो प्रोग्राम है ना वो 2013 में लाया गया, ये रूसा जो प्रोग्राम है ये 2013 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है, और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया रूसा को। तो टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, फैकल्टी की क्वालिटी, और आपका टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जाम, जो करंट में ऑटोनॉमस कॉलेज हैं अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अपग्रेड करके आगे का दर्जा दे दो, तो ये हो जाएंगे रूसा को लेकर, और मेन फोकस क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। 2013 में इसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, मनमोहन सरकार थी उस समय, तब इसको लाया गया था रूसा को। Which of the following statement are correct in respect of नीति आयोग? It is a constitutional body, ये एक संवैधानिक संस्था है कैसे पता भाई? जिस बॉडी से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, अदरवाइज नहीं। तो नीति आयोग से रिलेटेड कोई आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। नीति आयोग से पहले जो बॉडी थी प्लानिंग कमीशन, उससे रिलेटेड भी आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं। आगे, क्या एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय, और इट इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ना ये संवैधानिक है ना स्टैट्यूटरी है, या ये एक थिंक टैंक है? थिंक टैंक तो है, सोच विचार करके बहुत सारी इंडेक्स रिलीज करता है, रिपोर्ट जारी करता है, चाहे वो, हाँ इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फाइनली इम्प्लीमेंट करने की अगर कोई सिंगल अथॉरिटी है वो है नीति आयोग। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनको इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो नीति आयोग है। सी और डी सही उत्तर। देखो ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, जब पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके जो बनाई जाती है उसे वैधानिक संस्था कहा जाता है, ठीक। अब प्लानिंग कमीशन हुआ, नीति आयोग हुए, इन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं, सरकार का ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जो बनाया जाता है उन्हें नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, संवैधानिक संस्था जिनसे रिलेटेड आर्टिकल संविधान में है, स्टैट्यूटरी बॉडी जिन्हें पार्लियामेंट में बिल पास करके एक्ट बनाया जाए और तब उनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाए तो कहलाएगा क्या? जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक्ट आया था ना, एक्ट आया था ना, तो इसका एक्ट पास हुआ था 1956 वाला, उसके बिहाफ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। अब जो नीति आयोग है ये इसके लिए ना तो कोई एक्ट पास किया गया ना संविधान में आर्टिकल है, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। थिंक टैंक जो, ठीक, ध्यान रखिए। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है या कौन होते हैं या कौन है बताओ? प्राइम मिनिस्टर ही। टू बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, वैल्यू मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या
जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन पर चर्चा की जाए, या लेक्चर्स, वैल्यूज पर लेक्चर्स दिए जाएं। डिस्कोर्स का मतलब है क्वेश्चन आंसर, ठीक, प्रवचन लिखा है। सी, सेमिनार्स दिए जाएं वैल्यूज पर, पब्लिकली, पब्लिक स्पीच स्टेज पर, और बहुत सारी ऑडियंस बैठी हो सुनने वाली। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अगर देना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका आपको क्या लग रहा है? डी और क्या है? मेंटोरिंग और रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज, मूल्यों पर मार्गदर्शन और चिंतनशील सत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मूल्यों पर मार्गदर्शन देना समय समय। हाँ, रिफ्लेक्टिव सेशंस। हायर एजुकेशन को ग्लोबलाइज्ड कर देना, उसका क्या डिमेरिट है? हायर एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसका डिमेरिट क्या है, नुकसान क्या होता है? उच्च शिक्षा का वस्तुकरण, एक्सपोजर टू द ग्लोबल करिकुलम, ये डिमेरिट है। पॉजिटिव, प्रमोशन ऑफ एलिटिज्म इन एजुकेशन, एलीट क्लास, तो उसको बढ़ा, उसी को सिर्फ बढ़ावा मिलता है, ऐसा तो नहीं है, सबको ही मिल रहा है। जर्मनी में जाए तो फ्री में मिल रही है एजुकेशन, बस वहाँ की लोकल लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। कि थर्ड तो ऑप्शन दिया ही है, कमोडिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि पूरी एजुकेशन को एक वस्तु समझ लिया गया है, पूरी एजुकेशन को एक वस्तु समझ लिया गया है, सामान, सर्विस दो पैसा कमाओ, सर्विस दो पैसा कमाओ, ये ज्यादा हो गया है। आप देखो मुंबई में बहुत सारे ऐसे तो स्कूल चलते हैं, लेकिन जो एक स्कूल है धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल है, DAIS, धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, सब एक्टर्स के, स्पोर्ट प्लेयर के, बिजनेसमैन के, सबके बच्चे उसी में जाते हैं। पता है क्या? एक लॉलीपॉप लेकर आए हैं वो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिलेगा, इंडिया वाला नहीं है। अब सबको लगा कि यही ठीक है फिर, तो मतलब ये गलत नहीं है कि आप इंटरनेशनल करिकुलम या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन दे रहे हो, उसके बिहाफ पर जो आपके चार्जेस ऐड हो रहे हैं वो बड़े खतरनाक, समझ रहे हैं? तो आप अपने प्रोडक्ट को, सॉरी, अपने प्रोडक्ट की एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्राइस, कॉमर्स में पढ़ते होंगे आप, यूएसपी आप ऑडियंस के सामने पेश कर रहे हो, देन उस पर बोली लगाई जाए, और लास्ट में ये भी होता है सीट फुल हो गई, अब डोनेशन वाली बची, समझ रहे? तो ये जो है कमोडिटिफिकेशन हो गया है, यानी कि वस्तुकरण, वस्तु सामने रखी है, इंटरनेशनल लेवल का वो लिहाजा देके और उनकी फीचर्स को ऐड करके। हाँ, कौन सा? हाँ, इंटरनेशनल बोर्ड है ना, हाँ, IB चल रहा है, इंटरनेशनल बोर्ड चल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा करिकुलम चीजें ऐड करके आपका जो फी का स्ट्रक्चर है वो इतना लेंदी हो जाता है। आप समझ रहे हैं, दून स्कूल से भी ज्यादा फीस हो रही है। दून स्कूल कितना पुराना स्कूल है, अंग्रेजों के टाइम का है ना, उसके बराबर का फीस रखे हुए हैं ये धीरू भाई वाले, समझ रहे हैं? और ज्यादातर पॉलिटिशियंस वाले बच्चे सब दून में ही जाते हैं, जो दून स्कूल है सब जाते हैं पॉलिटिशियन, ये संजय गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब राजघराने के लोग, सब दून स्कूल, दून स्कूल, दून स्कूल।
इसको मैं मैडम को भेज रहा हूँ और आज रिव्यू करना, आपके पास टाइम है, ठीक है, रिव्यू करना इसको आज। और कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी किसी भी क्वेश्चन में लगे जो आपको लगे कि हमने क्लास में नहीं देखी सुनी, तो उसको प्लीज आप मुझे जरूर बताएंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो सकेंगी मैं आपको कन्वे कर दूंगा, ठीक है। अब जिस इस पीडीएफ की बताऊं, जिस क्वेश्चन के बाद ईयर नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये सामने क्वेश्चन है आपका, तो इसमें क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है जुलाई 2018, तो जिस क्वेश्चन के लास्ट में ईयर नहीं लिखा है वो सारे क्वेश्चन 2024, समझ गए। जिस क्वेश्चन के बाद उसका ईयर नहीं लिखा है कि किस ईयर में पूछा गया है, ईयर लिखा ही नहीं है उस क्वेश्चन के बाद, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो समझ जाइए वो सारे बिना ईयर वाले क्वेश्चन 2024 के, सारे क्वेश्चन 2024 में ही पूछे गए। और बाकी 2023 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर लिखे, क्योंकि ये कल ही रात को अपडेट किए तो ईयर मैंने नोट नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ सब 2024 वाले हैं यूजीसी की साइट से, ठीक है। तो ये आप सब लोग मैडम से ले लीजिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी मिलेंगे, क्योंकि उन्हें क्विट स्किप कर देना। आगे जब मैं इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाऊंगा तो कुछ और क्वेश्चन इसी पीडीएफ में ऐड करूंगा, तो आपको दोनों यूनिट की एक कंबाइंड पीडीएफ आपके पास होगी, तो दोनों यूनिट को पढ़ के रिवीजन करके दोनों को एक साथ क्वेश्चन लगाए, ठीक है। कुछ समझ आया आपको? क्वेश्चन पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि इनके कुछ कुछ टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं आपके, वो बैकअप क्लास में, ठीक है। थैंक यू।